ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने फोटोन। मैं शुरू के आधे घंटे में रिव्यू देता हूँ, फिर बताना मैंने कहाँ तक करवा दिया था। जहाँ तक करवाता चला हूँ उसके बाद से कंटिन्यू कर लूँगा फिर, क्योंकि क्वांटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका मतलब होगा फोटोन इज द पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन। ये मैंने आपको बताया था, ये पैकेट ऑफ ईएम रेडिएशन आर कॉल्ड फोटोन। 1 मार्क की डेफिनेशन आएगी तो ये लिखोगे, 2 मार्क की डेफिनेशन आएगी तो एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखोगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ फॉर फोटोन। ईएम रेडिएशन की टोटल 7 टाइम थी आपके पास। पहले कहलाती थी रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज एंड गैमा रेज। इसमें जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है और वेवलेंथ कम हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो आपके पास गैमा की होगी, और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो रेडियो की होगी। तो फोटोन की एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एच एफ। ई का मतलब एनर्जी, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, और एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34। तो अगर मैं एनर्जी के लास्ट से बात करूँ इसकी, तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो H बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज आती थी फोटोन की। फोटोन हैज नो मास, नो चार्ज, all photon travel with the speed of light, right? Photon is a packet of EM radiation. It obeys laws of reflection and refraction. No deflection magnetic field, no deflection electric field. क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल करवाया था ये, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज हो तो एनर्जी निकालनी थी, वेवलेंथ निकालनी थी, और मोमेंटम निकालना था। मोमेंटम का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी, मगर एनर्जी का और मोमेंटम का जो रिलेशन बनता था वो ये बनेगा। लेकिन न्यूमेरिकल किया हुआ है आपने ये। फ्रीक्वेंसी की गिवन थी 350 मेगाहर्ट्ज। E इज इक्वल टू एच एफ अप्लाई करके एनर्जी निकाल लोगे। एनर्जी को यूज करते हुए लैम्डा निकालोगे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी को अलग कर लो, मोमेंटम के बराबर होगा, तो E इज इक्वल टू पी सी। एनर्जी पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, डिवाइड कर दो एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से तो मोमेंटम आ जाएगा। और लैम्डा और मोमेंटम का रिलेशन बताया था डी ब्रोगली नेमी साइंटिस्ट ने। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है जो एच सी अपॉन वेवलेंथ वाला? लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। आपने पढ़ा था ओ लेवल्स में V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V का मतलब होता है स्पीड, और एएस के अंदर पढ़ा था आपने ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, या ओ लेवल्स में पढ़ा था। तो C बराबर हो जाएगा V के, तो फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट।
और सर ये जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये AS का फॉर्मूला है? सर ये मोमेंटम वाला कैसे लगाया फॉर्मूला? ये AS का फॉर्मूला है या साल के? सॉल्व किया, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो E इज इक्वल टू HF या E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ये दो फॉर्मूले थे एनर्जी के। और एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो आपके पास नीचे शो हुआ है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और MC में से अगर मैं MC अलग कर लूँ तो ये मोमेंटम हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू PC। ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आपने क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आप डी ब्रोगली की बात करते हो तो डी ब्रोगली ने साइंटिस्ट ने बताया था मोमेंटम और लैम्डा का रिलेशन। किसका रिलेशन बताया था? मोमेंटम और लैम्डा का रिलेशन बताया था। एग्जामिनर शो करने को बोलता है लैम्डा बराबर है H अपॉन P। P का मतलब मोमेंटम होता है, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है। अगर पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या लिखेंगे आप? 2 मार्क की आती है, मैंने देखा अक्सर, डिफाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसकी जो मार्किंग की के हिसाब से डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है और वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर जाता है, तो इसका मतलब होगा वो मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में, और फोटोन बन जाएगा। तो फोटोन की वेवलेंथ होती है। तो अगर आपसे पूछते हैं डिफाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन आपके पास, मैंने शायद यहाँ नहीं लिखवाई हुई, लिख लो, डिफाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका मान से क्या लिखेंगे आप? डिफाइन डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ को पूछता है तो आप आंसर क्या कोट करोगे? द वेवलेंथ, the wavelength of a wave associate with a particle which is in motion। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट को टच करेगा तो एक्चुअल में फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोटोन की आपके पास, फोटोन इज अ वेव, ईएम रेडिएशन। तो उस वक्त आपके पास उस पार्टिकल की, उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी उसको बोलते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मास, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो इसकी डेफिनेशन और मार्किंग में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव्स एसोसिएट विद द पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन और मूविंग। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उससे जो फोटोन जनरेट हो रहा होगा उसकी वेवलेंथ जो कहलाएगी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती थी। इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया है? ई बराबर था एच सी अपॉन लैम्डा के, और ई बराबर था एम सी स्क्वायर के। ये आपने फोटोन की इक्वेशन पढ़ी है, और ये आपने पढ़ी थी किसकी? आइंस्टाइन की। तो जब मैं एम सी को ब्रेक करूंगा तो एम सी डॉट सी बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एनर्जी बराबर हो जाएगा पी सी के। तो जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, 1 और 2 को इक्वेट करता हूँ, तो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा पी के, सी से सी कैंसिल। तो इसका मतलब एच का आंसर हो जाएगा आपके पास, या मोमेंटम का आंसर बन जाएगा एच अपॉन लैम्डा।
ये लैम्डा का आंसर बन जाएगा h अपॉन पी, और इस p का मतलब होता था मोमेंटम। क्या मतलब होता था p का? मोमेंटम। उसके बाद आपने डिस्कस किया था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अगर आप ड्यूल नेचर की बात करते हो तो ड्यूल नेचर के अंदर आपके पास ये सारे फिनोमेना जो ड्यूल नेचर के अंदर सपोर्ट करेंगे। लाइट, अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सपोर्टेड लाइट इज बिहेव लाइक अ वेव। इफ आई एम कंसीडर लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, सो वो सारे फिनोमिना जो डिस्कस करेंगे आप इस चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे फिनोमिना सपोर्ट करेंगे लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल और मास। पहला फिनोमेना कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट, दूसरा कहलाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तीसरा कहलाता था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और चौथा कहलाता था इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। अगर लाइट एज ए वेव बिहेव करे तो इक्वेशन निकलेगी E इज इक्वल्स टू एच एफ। ये देखें, ये लिखा हुआ है E इज इक्वल्स टू एच एफ या E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपके पास फॉर्मूला जब होगा व्हेन लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, और जब लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल होगी तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा इस चैप्टर में आप एच एफ को एम सी स्क्वायर से कंपेयर करके डिफरेंट रिलेशन बना सकते थे, राइट। उसके बाद मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक सर इफेक्ट। हाँ बोलो। आप जो कंपैरिजन कर रहे थे वो वेव वर्सेस पार्टिकल का कर रहे थे, तो जो लाइट आप बोल रहे हैं वो एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं उसे? देखो, अगर मैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात करूंगा तो मैं लाइट को एज ए पार्टिकल बिहेव करूंगा, पार्टिकल एक्ट कराऊंगा। तो वो फिनोमिना आप A2 में पढ़ोगे। अभी तक ओ लेवल्स और एएस में आपने जितने फिनोमिना पढ़े थे उसमें आपने लाइट को एज ए वेव ट्रीट किया था। रिफ्लेक्शन में लाइट वेव थी, वेव की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, लाइट की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। लाइट डिस्पर्ज होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। लाइट डायफ्रैक्ट होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो आपने ओ लेवल्स और एएस के अंदर जितनी वेव्स की फिनोमिना पढ़े थे वो सारे के सारे सपोर्ट करते थे कि लाइट इज अ वेव। लेकिन A2 के अंदर क्वांटम फिजिक्स में आप जो फिनोमिना पढ़ेंगे अब वो सपोर्ट करेंगे कि लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल। उसके अंदर पहला फिनोमिना था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दूसरा फिनोमिना था कॉम्पटन इफेक्ट का, तीसरा फिनोमिना था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, और चौथा फिनोमिना था इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। तो ये चार फिनोमिना सपोर्ट करेंगे कि लाइट बिहेव्स लाइक अ मास और बिहेव लाइक अ पार्टिकल। मगर जो मैंने रेड से मार्क किए हुए ये सारे के सारे फिनोमिना सपोर्ट करते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सपोर्ट करेंगे कि लाइट इज अ वेव। और अगर लाइट एज वेव काम करे तो उसकी इक्वेशन जो होगी एनर्जी निकालने की वो बनेगी E इज इक्वल टू एच एफ, ये E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। लेकिन जब लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल होगी तो E निकालने का फॉर्मूला बनेगा एम सी स्क्वायर। एम का मतलब मास, जो आपके पास आइंस्टाइन ने बताया था कि मास से एनर्जी बना सकते हो आप, तो इसका मतलब है एनर्जी से भी मास बन सकता है। क्योंकि अभी फिजिक्स जो प्रूव करती है वो मास से एनर्जी को प्रूव कर पाई है, एनर्जी से मास को प्रूव नहीं कर पाई है। तो इसका मतलब होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की मदद से वी आर कंसीडर कि लाइट बिहेव्स लाइक अ मास, और E इज इक्वल टू एच एफ और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के हिसाब से वी आर कंसीडर कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। ये बात कह रहा हूँ मैं। इसीलिए इसीलिए डुअल नेचर है ना? इसीलिए इस टॉपिक को बोलते थे ड्यूल नेचर। ये देखो मैंने लिखा हुआ हेडिंग डाली ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब यही बनेगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट था ड्यूल नेचर का। उसके बाद आपको बताया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत डिटेल में करा दिया था, मुझे याद पड़ रहा है शायद, जिसमें फोटोन आगे स्ट्राइक करते थे और फिर तुम बोले थे इंटेंसिटी तक करा दिया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ तक था। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। कितने फोटोन आगे स्ट्राइक करते थे ये करवाया था ग्राफ मैंने, ये देखिए बना हुआ है। एक काम करना, आज तुम क्वांटम फिजिक्स रिवाइज करना, अगर तुमको लगे मुश्किल है तो मैं दोबारा से रिवीजन दे दूंगा। इसके आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। क्वांटम फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो टॉपिक हैं वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर एनर्जी लेवल्स का। किसका टॉपिक आता है आपके पास? एनर्जी लेवल्स। आज मैं स्टार्ट करूंगा एनर्जी लेवल से। कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं आपके पास? एनर्जी लेवल्स। केमिस्ट्री में आपने एनर्जी लेवल्स का नाम पढ़ा था ऑर्बिट या ऑर्बिटल। फिजिक्स में ऑर्बिट या ऑर्बिटल कोई चीज नहीं होती। फिजिक्स में आप ऑर्बिट या ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपके पास? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स एक्चुअल में एटम के वो ऑर्बिट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे मैं आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिखा रहा हूँ और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपके पास कोट की है। अगर मैं आपके पास कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे,
इसके अराउंड ऑर्बिट्स बने हुए होंगे। फिजिक्स में ऑर्बिट को आप सर्कुलर फॉर्म में शो नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे। ये मैं शो कर रहा हूँ, पहला ऑर्बिट है ये, जिसको मैं एनर्जी लेवल कह रहा हूँ। ये आपके पास दूसरा ऑर्बिट है, राइट। ये एक्चुअली में आगे जाके पूरे सर्किल बना लेंगे, मगर फिजिक्स के अंदर ऑर्बिट जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो हो रही हैं। ये आपके पास तीसरा ऑर्बिट है। ये मैंने 3 ऑर्बिट शो किए, जिसको मैं एनर्जी लेवल कह रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे के पास कब होगी? जब वो लोएस्ट में होगा या हाईएस्ट में होगा? ये मेरा आपसे सवाल है। किस इलेक्ट्रॉन की, ये 3 ऑर्बिट्स हैं, लोएस्ट। लोएस्ट के अंदर एनर्जी होगी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब होगा यहाँ से एनर्जी निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आप इसको नाम देते हैं एनर्जी लेवल्स का। तो आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है वो फॉर्मूला होता है ई एन। ई एन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। इसका फॉर्मूला होता है -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे ई का मतलब है एनर्जी, ई का मतलब क्या है? एनर्जी है, और एन का मतलब है ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स। स्मॉल एन का मतलब क्या है आपके पास? एनर्जी लेवल्स, जिसको हम केमिस्ट्री में ऑर्बिट कहते थे या ऑर्बिट। मगर मैं फिजिक्स में यूज करूंगा एनर्जी लेवल्स का वर्ड। तो इसका मतलब होगा अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ई के साथ 1 लिखना पड़ेगा, -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का जर्नल फॉर्मूला आपके पास सिलेबस में गिवन होता है। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला गिवन होगा आपको, ई एन। आपको मतलब पता होना चाहिए, ई एन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, और इसका फॉर्मूला बनेगा -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इस एन का मतलब होता है ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब अगर तुम डायग्राम देखते हो तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये इसकी एनर्जी आ रही होगी। तो अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? आपके पास -13.6 को डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो आपके पास E2 आ जाएगी। अगर थर्ड की निकालना चाहते हो तो आप -13.6 को डिवाइड कर देंगे 9 से। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको गिवन होंगी। ये सारी की सारी कौन सी वैल्यूज हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको गिवन होंगी हमेशा। तो आपको पेपर के अंदर ये वैल्यूज याद करके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, -13.6 EV डिवाइड बाय एन। एन का मतलब होता था आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्या मतलब होता था आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जामिनर ऑर्बिट जो बनाकर देगा वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के देगा, केमिस्ट्री की तरह सर्कुलर ऑर्बिट बना के नहीं देगा। तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा तो इसका मतलब होगा उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। फिजिक्स में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा फोटोन एब्जॉर्ब किया क्या होगा। क्या एब्जॉर्ब किया होगा उसने? फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा। तो जब भी मैं बात करूंगा एनर्जी लेवल्स के हिसाब से तो इसका मतलब है उसने कोई ना कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया है, जिसको एनर्जी कह रहा है। तो ये जर्नल फॉर्मूला होता है आपके पास। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। एक सेकंड, नोट 1, यस। ये मैं गलती से यहाँ पे मेगा लिख रहा हूँ, मेगा नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। दैट इज माय मिस्टेक, मैंने पासवर्ड में चेक कर लिया। ये ईवी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। तो -13.6 ईवी है ये। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है आपके पास क्या चीज? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब एग्जामिनर इस तरह की डायग्राम देगा और 3 ऑर्बिट बना के देता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा और आपसे पूछता है फर्स्ट ऑर्बिट से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, ये मैं 3 ऑर्बिट दिखा रहा हूँ, 1 2 3, राइट। इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन पे आके फोटोन हिट करेगा। जब फोटोन हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से मूव करके सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है। तो पेपर में कभी कभी आता है स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस।
अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ जा सकता है? ये फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है। फर्स्ट से कहाँ जा सकता है? ये सेकंड में जा सकता है। तो इसका मतलब होगा जो पॉसिबल लाइंस बनेंगी वो ये बनेंगी। फर्स्ट ऑर्बिट से जा सकता था सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में नहीं जा रहा तो फर्स्ट से जा सकता है थर्ड में। और ये एरो अपवर्ड का मतलब होगा एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर मूव कर रहा है। और जो तीसरी पॉसिबल लाइन बनेगी वो ये बन सकती है। तो पेपर के अंदर अगर आपके पास इस तरह से सर आपके पास बनी हुई आती हैं ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, और आपसे पूछता है ड्रॉ, पेपर में बोलता है ड्रॉ दी लाइंस, पॉसिबल लाइन ये स्टेट, अगर स्टेट होगा तो आप लिखेंगे 3। कितनी लाइंस पॉसिबल है? 3 लाइंस पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 to 2, 1 to 3 और 2 to 3। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मूव सर कर रहा है हैं? इसमें फोटोन आ हाँ कहाँ से रहता है? एनर्जी मतलब फर्स्ट हाँ, फोटोन आ तो रहा है क्या? सराउंडिंग से। फोटोन आ रहा है सराउंडिंग से, आप लाइट शाइन कर देते जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। एक्चुअल में सराउंडिंग के अंदर जो फोटोन तो होते हैं, 3 से अगर बन वो नहीं आ सकता? इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या कह रहे हो? दोबारा से बोलो। तो 3 से बन नहीं आ सकता? अगर 3 से 1 आएगा मतलब तो आउटर वो से कहलाएगा अंदर, आपके पास या हमेशा इमिशन। अंदर से? देखो लिसन, मैं समझ गया तुम्हारी बात। देखो अभी मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब आपके पास इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता था, ऊपर से नीचे आए। अब इसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आपने एक चीज पढ़ी थी एक्साइटिंग स्टेट, एक पढ़ी थी नॉर्मल स्टेट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी आती है वो नॉर्मल स्टेट से मूव करके हायर ऑर्बिट में जाता है, जिसको बोलते थे एक्साइटिंग स्टेट। तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्राउंड स्टेट से अपर ऑर्बिट्स में जा रहा है, तो इसको मतलब होगा इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब फोटोन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होता और एनर्जी रिलीज करता तो फिर नीचे की तरफ आ रहा होता, उसको बोलते हैं आपके पास डी एक्साइड होना, या वो कहलाता आपके पास इमिटिंग स्पेक्ट्रम। इसमें जो वर्ड आता है ना, ये तो मैंने डायग्राम दिखाई थी, इसमें वर्ड आता है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? नाम सुने स्पेक्ट्रम का? कभी सोचे स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? क्योंकि ये सर जो मैं डिफरेंट करवा रहा हूँ, वेवलेंथ की लाइट आ रही होती है ना, जिस वजह से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। हाँ, तो स्पेक्ट्रम एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम? तो फिजिक्स में अगर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आती है तो आप स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करोगे, मैं ये पूछने जा रहा हूँ आपसे। इन शॉर्ट, पेपर में आता है डिफाइन स्पेक्ट्रम, तो अगर वर्ड आएगा डिफाइन स्पेक्ट्रम तो फिर आप क्या डेफिनेशन कोट करोगे स्पेक्ट्रम की, वो मैं लिख रहा हूँ। जो तुमने बात बोली है वो अप्रोक्सीमेट सही है, मगर वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वर्ड्स अप्रोप्रिएट क्या होंगे? अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करना चाहता हूँ तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होती है? This is the appropriate definition. Spectrum is the study of the movement of electron in different energy levels. एनर्जी लेवल के साथ तुम लोगों ने केमिस्ट्री बहुत पढ़ी है, तो मैं इसमें 7 वर्ड लिख देता हूँ, ऑर्बिट्स। तो याद रखिए अगर एग्जामिनर पूछता है डिफाइन स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये बनेगी। इसके अलावा कुछ भी डेफिनेशन लिखेंगे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? स्पेक्ट्रम इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब होगा एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बाहर नहीं निकला है। अगर बाहर निकलेगा तो फिर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूंगा तो स्पेक्ट्रम इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। अब इस हिसाब से स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स बन सकती हैं? 2। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते थे एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको बोलेंगे इमिटिंग स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब होगा आई कैन राइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप हो सकती है? 2 टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप क्या कहलाएगी आपके पास? नंबर 1 पे कहलाएगा आपके पास एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम, एंड नंबर 2 is called emitting spectrum.
अब तुम जो हमदान बात कर रहे थे तुम्हें समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर से नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता था। अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, तो हाई एनर्जी लेवल से लो में आ रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर आपके पास एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम बन रहा होगा। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को आप कहते थे एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगी आपके पास ये डायग्राम? दिस इज द डायग्राम ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। ये किसकी डायग्राम होगी? एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की डायग्राम होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके या फोटोन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, तो इसका नाम होगा एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। तो ये जो मैंने फिर लो डायग्राम बनाई एनर्जी है, लेवल वाला हाई स्टेट लाता ना। देखो -13 बड़ा है या -3.4 बड़ा है, मुझे ये बताओ। अगर तुम लेफ्ट वाली डायग्राम देखते हो तो E1 की वैल्यू लिखी हुई है -13.6, E2 की वैल्यू लिखी हुई है -3.4, E3 की वैल्यू लिखी हुई है -1.5, और लास्ट ऑर्बिट में E एन इंफिनिटी की वैल्यू लिखी हुई है 0 एन, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की है -13.6, सेकंड ऑर्बिट की है -3.4। तो तुम मुझे बताओ E1 बड़ा है E2 बड़ा है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो E2 बड़ा है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से E2 बड़ा है, और E2 ही बड़ा है, E1 छोटा है, क्योंकि जो वैल्यू जितनी नेगेटिव में बड़ी होगी वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपके पास एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी थी, तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए? 13.6। तो इसका मतलब बनेगा 13.6 तो एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो बचेगी आपके पास 6.4। तो 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता और 20 फोटोन आता 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो जब सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलता सेकंड ऑर्बिट से, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचती वो बचती आपके पास 16.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब होगा आपके पास ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कम काइनेटिक एनर्जी बची। तो इसका मतलब होगा जो वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी, प्रैक्टिकली वो उतनी ही छोटी होती है। माइनस साइन शोज द एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब इन द एटम, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज रिलीज। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन एब्जॉर्ब। तो वो फर्स्ट से सेकंड में मूव करेगा। अब पेपर में इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, राइट? ये एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है, ये बात समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। मैं पूछता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो फोटोन रिक्वायर्ड होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? दैट इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो फोटोन रिक्वायर्ड होगा उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? दैट इज माय क्वेश्चन। और इसका आंसर देंगे अली सिद्दीकी आप। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आपने जाना है, नहीं वो मेरी मिस्टेक हुई थी, बताया तो था मैंने तुम्हें अली। अच्छा मैंने वो मैसेज अब देखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता। E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। वेरी गुड जुनैद। याद रखें, आपके पास एनर्जी का चेंज निकालेंगे। किसका चेंज निकालेंगे आप? एनर्जी का चेंज। तो इसका मतलब होगा जब मैं एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम की बात करूंगा या इमिटिंग स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, एब्जॉर्बिंग हो या इमिटिंग हो, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा वो देख लें। आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना हो, सेकंड से थर्ड में जाना हो, फर्स्ट से फोर्थ में जाना हो, तो चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और चेंज ऑफ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बनता था E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2। याद रखें, आपके पास चेंज हमेशा किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में। चेंज किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था HC अपॉन लैम्डा या HF। तो इसका मतलब होगा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला आपके पास बनेगा कुछ ये, E2 माइनस E1 should be equals to HC upon lambda. This is the journal formula.
ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया मैंने? दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो अगर आपको किसी भी फोटोन की वेवलेंथ निकालनी हो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। और अगर वेवलेंथ निकालनी होती, वेवलेंथ की बजाय फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, तो फिर आप क्या करते? E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल्स टू आपके पास HF। फिर आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले हैं। सही है, रेशियो से नहीं हो सकता था वो ऊपर जो ऑर्बिट वाले रेशियो से? करो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें सवाल। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, दैट इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो फोटोन चाहिए होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 EV। सेकेंड ऑर्बिट की कितनी है? -3.4 EV। तो इसका मतलब होगा इन दोनों का चेंज निकालना होगा। तो E1 बड़ा है, E2 बड़ा है? -13.6 बड़ा है या -3.4? तो इसका मतलब बनेगा जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाओगे आप, 3.4। तो 3.4 इज ग्रेटर। तो आपके पास फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पे, E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब बन जाएगा E2 की वैल्यू लोगे -3.4, माइनस लगाओगे -13.6 EV, और इसके ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे। तो -3.4 माइनस ब्रैकेट ऑन -3.6 EV बराबर होगा HC अपॉन लैम्डा के। तो इसका मतलब बनेगा जब -3.4 यहाँ लिखेंगे और प्लस का 13.6 यहाँ लिखेंगे और इसके बाहर आपके पास आएगा EV, तो ये बन जाएगा माइनस का 3.4 प्लस का 13.6, सर 10. हाँ, ये 10.2। E2 और E1 की वैल्यू क्या सेम रहेगी हमेशा? हाँ, हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि मैंने जनरल फॉर्मूला क्या लिख कर दिया है, -13.6 EV अपॉन एन स्क्वायर। एन का मैंने मतलब क्या बताया था? देखो लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या है? एनर्जी लेवल्स। अब तुम मुझसे पूछो किस ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हो, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन की, 8 की, 10 की, 12 की, थर्ड की? तो आप क्या करोगे, जिस ऑर्बिट की निकालना चाहते हो, अगर एग्जाम लो तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे E5 इज इक्वल्स टू -13.6 EV डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो -13.6 को आप 25 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो याद रखें -13.6 EV अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर मैं -13.6 को डिवाइड कर दूं 25 से, तो मेरा आंसर बनेगा 0.544। तो इसका मतलब होगा E5 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.544 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो इस जनरल फॉर्मूले की मदद से। तो मेरा सवाल था वेवलेंथ निकालनी थी आपने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के दरमियान। तो बताएं जुनैद साहब क्या आंसर आएगा? तो फॉर्मूला तो आपने बता दिया था। HC डिवाइड कर देना, किसे डिवाइड कर देंगे? तो आपके पास फर्स्ट HC ऑर्बिट को। से सेकंड ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे, इसका मतलब बनेगा आपके पास E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू थी माइनस का 3.4 EV और ये वैल्यू थी माइनस माइनस का 13.6 EV और ये बराबर होगा HC अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आएगा 10.2 EV और ये हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए चेंज। H की वैल्यू होती थी 6.63 टाइम्स 10 टू द पावर -34 और C होता था स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसका मतलब बनेगा लैम्डा इधर शिफ्ट हो जाएगा और 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 पावर 8 से डिवाइडेड बाय 10.2
अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, क्योंकि लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, तो एनर्जी होनी चाहिए थी जूल्स में। याद है किसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होते थे? 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19 जूल्स, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका मतलब बनेगा 10.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 से। बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है, करो सॉल्व इसको जरा। सही आपने क्यों किया इसको जूल से, क्योंकि वो मीटर में था। हाँ, वेवलेंथ मीटर में निकलेगी तो एनर्जी जूल्स में होनी चाहिए, तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट किया, तो 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, 10.2 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो अब आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपके पास 121 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू जो मेरे कैलकुलेटर में आ रही है वो आ रही है 121.875 टाइम्स 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। तो इसका मतलब होगा 121 नैनोमीटर का फोटोन चाहिए होगा, जिसकी वेवलेंथ 121 नैनोमीटर हो, वो फोटोन आपके पास जाके स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। पेपर के अंदर इसकी कैलकुलेशन आती है इस तरह से। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह अगर इमिटिंग स्पेक्ट्रम होता तो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा होता, तब भी इतने ही फोटोन का, इतनी ही वेवलेंथ का फोटोन रिलीज हो रहा होता। इसमें फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। इसका वाइस वर्सा क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट में आता तो इसका मतलब होता 121.875 नैनोमीटर का फोटोन रिलीज हुआ होगा, जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा।